हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं हमारे इस एडवांस वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, ये आपकी काफी मदद कर रहा होगा आपकी प्रिपरेशन में, आपके जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन करने में। मैं बच्चों यकीन मानना एक बात का कि एक टाइम आएगा बच्चों जब ये फर्स्ट चॉइस होगा, ये वाला चैनल जो है, जहां पे बच्चे अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे। बच्चों थोड़ी सी कंजूसी मत किया करो यार। कभी कभी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दिया करो, है ना। उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है और इतनी सारी जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ, वो मेहनत करने में मजा आता रहता है। एंड तक देखा करो वीडियो को ना, पूरा का पूरा वीडियो को देखा करो बच्चों ना। तब देखना आप ना, धीरे धीरे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कराता जा रहा हूँ ना। अब तो खैर मैंने हर एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कराना चालू कर दिया है, तो 2 क्वेश्चन बच्चों मेरी तरफ से लेते जाओ और इनको मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाओ। चलिए बच्चों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज बीड कैन स्लाइड ऑन अ सर्कुलर फ्रिक्शनलेस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पे बच्चों एक सर्कुलर फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है बच्चों ना, सर्कुलर है ये वाली ना, ये वाली एक स्ट्रिंग है और उसके ऊपर एक बीड है बच्चों ना, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बीड है बच्चों, और जो ये जो स्ट्रिंग है ना बच्चों, ये इंसुलेटिंग है, ठीक है। A point like electric dipole is fixed at the center of the circle with the dipole axis lying in the plane of the circle। तो यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है, ये जो सर्कल का प्लेन है ना बच्चों, उसी में ये डायपोल भी लाई कर रहा है, ठीक है। इनिशियली द बीड इज ऑन द प्लेन ऑफ द सिमेट्री ऑफ द डायपोल as shown in the figure। how does the bead move after it is released and find the normal force exerted by the string on the bead। सो बच्चों दिख रहा है आपको, डायपोल दिख रहा है, बीड दिख रही है, डायपोल की फील्ड लाइन भी इन्होंने डॉटेड करके बना दी है, ठीक है। डायपोल की फील्ड लाइन इस तरीके की होती है ना बच्चों, इससे पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव वाले एंड पे आकर टर्मिनेट हो रही होती है। तो ये फील्ड लाइन भी दे दी और ये है बच्चों जिस इंसुलेटिंग रिंग के ऊपर ही बीड मूव करेगी, ठीक है। बीड इस रिंग के ऊपर ही मूव करेगी, ये बताना है, मतलब ना आपको नॉर्मल की वैल्यू बतानी है। जब बीड को आप यहां से रिलीज कर दोगे तो जब बीड मूव कर रही होगी ना इस रिंग पे, और ऑब्वियस बात है तुम्हें दिख रहा होगा, अगर इस पर क्यू चार्ज है तो ये बीड जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो ये बीड इधर की तरफ जाएगी इस रिंग पे रहेगी, सर्कल पे घुमाना है हमें, है ना। तो आपको बताना है बच्चों इस पर नॉर्मल कितना लग रहा होगा, बीड का मोशन कैसा होगा, कैसा मोशन ये ओवरऑल परफॉर्म कर रही होगी। क्वेश्चन क्लियर है भाई आप सब लोगों को? ओके। अच्छा एक चीज और देखना बच्चों, तुम्हें पता है बच्चों डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल जीरो होता है। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, मतलब अगर इसका इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो दैट वाज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो इधर आ जाएगा बच्चों। तो एक चीज ऐसे ऐसे एक एनालिसिस करवा रहा हूं, जब ये बीड मान लो किसी टाइम पे यहां आ जाएगी तो डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है बच्चों वो इधर हो गया, आर वेक्टर इधर हो गया, एंगल बच्चों 90 से बड़ा हो जाएगा। आपको बच्चों पोटेंशियल पता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर होता है ना। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थीटा जब 90 से बड़ा होगा तो कॉस 90 से बड़े एंगल के लिए कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो एक चीज तो मेरे को समझ में आ रही है कि यहाँ से जब ये इधर की तरफ जा रहा होगा ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। और देखो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और फिर उसके बाद क्या होने लगेगा बच्चों, फिर ये एंगल जो है दोबारा से यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर जीरो दोबारा से हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो एक चीज तो मेरे को समझ में आई है कि ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और यहाँ पे बच्चों फिर से जाकर रुक जाएगा। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात समझ में आई तुम्हें या नहीं आई? तो ये ऐसे चल रहा होगा। अब नॉर्मल के बारे में बात करनी है हमें ना, नॉर्मल के बारे में हमें बात करनी है। अब नॉर्मल क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि इसको सर्कल पे घुमाना है तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए। अब यहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका रिजल्टेंट जो है सेंटर की तरफ तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ टेंजेंशियल भी आएगा। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दिस इज नॉट अ मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। यहां से ये देखो तेज होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे बच्चों इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। डायपोल का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल वगैरह भी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नॉट सेंट्रीपिटल, आई एम नॉट सेइंग, टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा। पर ये बोलना गलत हो जाता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर कहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट ही तो एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, ये वाली बात समझ में आई बिल्कुल। तो यहां से फिर ये रिटार्ड होगा बच्चों ना, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको स्लो करेगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ से वापस चलेगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे। तो पहली बात तो ये मैं समझ लो बच्चों यहाँ पे कि ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होगी, है ना, ये ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होगी। ये वाली बात समझ में आई। एनर्जी से बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन है नहीं, एनर्जी का कोई लॉस नहीं करा रहा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी, फिर उधर वाले पार्ट में फिर वो पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, काइनेटिक घटते घटते फाइनली जीरो हो जाएगी। ये केस बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात तो है कि बच्चों ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो एक काम करते हैं कि जब ये पार्टिकल यहां पे होगा, है ना, जब ये पार्टिकल यहां पे होगा, इसकी कुछ स्पीड होगी, है ना। एक काम करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर लेना। अब इस डायपोल की वजह से भी बच्चों इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, है ना, नॉर्मल की वजह से फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, ग्रेविटी के बारे में कोई बात नहीं करनी बच्चों ना हमें, यहाँ पे ना ग्रेविटी यहाँ पे लिखा हुआ था बच्चों, यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस के बारे में मेंशन कर रखा था। लेट मी चेक इन द सोर्स, जो इसका सोर्स है ना बच्चों, उसमें भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि कुछ चीज गलत ना हो जाए ना, है ना। तो इसके सोर्स में ये बोला था कि इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी वाज मेंशन देयर। तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ना यहाँ पे ग्रेविटी का कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों एक तो इसकी स्पीड v हो जाएगी। अच्छा, अब डायपोल के फोर्स कैसे लगेंगे इसके ऊपर, तो डायपोल का क्या कर लेंगे बच्चों, हम एक कंपोनेंट कर लेंगे इधर की तरफ डायपोल का, एक कंपोनेंट कर लेंगे बच्चों इधर की तरफ डायपोल का ना, डायपोल के फोर्स लिखने के लिए तो हम यही करते हैं। अच्छा, एक काम करना बच्चों, इस एंगल को मैंने माना है थीटा के बराबर, है ना, ये एंगल थीटा के बराबर माना, यहां से एंगल थीटा माना है मैंने ना। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, ये थीटा के बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा p cos थीटा के बराबर, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों p sin थीटा के बराबर। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर की तरफ आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r का क्यूब आ जाएगा, और इधर की तरफ जो आएगा बच्चों वो 2kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r का क्यूब आ जाएगा। ये आ गया बच्चों ना, ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी अंदर की तरफ आएगा इस पे ना। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज बीड कैन स्लाइड ऑन अ सर्कुलर फ्रिक्शनलेस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसका डायपोल का ना, इसके एक्सिस का लॉन्ग आता है ना, ये इस वाले की वजह से, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना वो एक अंदर की तरफ लगेगा, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, एक बच्चों नॉर्मल भी इधर की तरफ ही मान लेता हूं मैं, ठीक है, मान ले रहा हूं कि नॉर्मल भी ऐसे ही लग रहा होगा, है ना, नॉर्मल भी तो आएगा यहाँ पे, और नॉर्मल और ये दोनों मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स आ रहा होगा वो दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो नॉर्मल प्लस का 2kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r की पावर 3, r की पावर 3 आएगा, है ना, r की पावर 3 इंटू स्मॉल q, ये बच्चों mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर ना, ये mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होने चाहिए। क्लियर है, नॉर्मल यहीं से आएगा। हमें इस वाले एक्सेलरेशन से कोई मतलब है क्या, नहीं, वो तो हमें पूछा भी नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं है। अब यहां से लेके यहां तक बात करते हैं, यहाँ पे स्पीड क्या आती है 0 के बराबर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों 0 के बराबर, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो एनर्जी का लॉस कराए। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमें कहेंगे कि इनिशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों ही 0 थी। अब फाइनल वाली हो जाएगी बच्चों हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ना बच्चों वो होगा k p cos 90 प्लस का थीटा। बेसिकली डायपोल और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना, उसको हम थीटा बोलते हैं, लेकिन डायपोल ऐसे रखा हुआ है, आर वेक्टर बच्चों इधर की तरफ है, तो ये एंगल 90 प्लस का थीटा हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर इनटू q। ओके, सो ये हो जाएगी बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है भाई, यहां तक पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। अगर आप इसको देखोगे तो ये माइनस का साइन थीटा बन जाएगी, ठीक है, तो kp साइन थीटा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r की पावर 2, और 2 को इधर ले जाना बच्चों ना, 2 को इधर ले जाना, इज इक्वल टू mv स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक काम करो बच्चों, इसको r से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे r की पावर 3 हो जाएगा। लकीली यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई कि जो 2kp साइन थीटा क्यू डिवाइड बाई r की पावर 3 है ना, ये mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर आ गया। जो यहाँ पे था ना, देखो ये 2kp साइन थीटा क्यू डिवाइड बाई r की पावर 3 mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर आ गया, मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0, मतलब नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है अगर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बार पता है हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल जो है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इस वाले क्वेश्चन को मैंने और तरीकों से बनाने की कोशिश की, मैंने कहा कि हम रिंग रखे ही ना, क्या हम कुछ ऐसा बता पाएंगे कि मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन अपने आप ही करेगा, सर्कल पे अपने आप ही मूव करेगा, मतलब रिंग की जरूरत ही नहीं है। अब सोचना कभी एडवांस वाले इसमें कुछ पूछ लें तुम लोगों से ना इस तरीके का, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा, नहीं,
पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का इस तरीके का है कि यहाँ पे अगर तुम पार्टिकल को छोड़ोगे ना तो वो डायपोल जो है ना मतलब पार्टिकल जो है ना अगर रिंग नहीं भी होती ना बच्चों तब भी डिस्टेंस सेम मेंटेन करता हुआ और ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ यहाँ पे ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पता लगा मुझे, समझ रहे हो ये वाली बात समझ में आई। इसमें नॉर्मल की जरूरत ही नहीं, किसी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, पार्टिकल अपने आप ही डिस्टेंस मेंटेन करेगा। सो इक्वेटोरियल प्लेन में अगर तुम पार्टिकल को छोड़ते हो इन द फील्ड ऑफ दिस डायपोल तो बच्चों वो सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों ना, तो ये एक रिजल्ट है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता रहेगा तो आप जो है मजे में रहेंगे। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आई। दैट्स व्हाई आई कवर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसमें नॉर्मल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ही रहता है, ऑक्सीलेटरी मोशन करता है यहाँ पे, और नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है। फील्ड इसका जो डायपोल का जो फील्ड है ना बच्चों वो इसको इस तरीके से मूव कराता है ना मजेदार। ओके, तो वो जो फोर्स लग रहा होता है, लकीली सब कुछ ऐसा हो गया है बच्चों ना।